ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम अगर ये बात करें कि पोस्ट एमआई की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाती हैं, तो पोस्ट एमआई की कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। ये फर्स्ट एड की ही पिक्चर है, अगर तो ये बड़ी हो जाएगा क्या वैसे। एक मिनट, वॉइस नॉट क्लियर है, मुझे बताइएगा आवाज आ रही है प्लीज। आवाज आप बताइएगा प्लीज। ओके फाइन। ठीक आ रही है। ठीक है सही है, ओके। वो ये कह रहे हैं कि अब क्लियर है। अच्छा। तो ये पिक्चर देखिए, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो चीजें क्या आ जाती हैं। पोस्ट एम आई कॉम्प्लिकेशन। तो पहले 4 to 20, 0 to 4 आवर्स की मैं बात करूं, ठीक है, या 4 to 12 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, एक दिन तक की मैं बात करूं, तो मेनली जो इसमें सेल्स होते हैं दे आर एजिनोफिलिक। और दूसरा ये जो है वो पिंक कलर के जो मायोफिब्रल्स वगैरह हैं ये बनने लग जाते हैं, इसमें एडीमा भी हो रहा होता है, फिर रिपरफ्यूजन इंजरी भी हो रही होती है। तो ये 4 to 24 आवर्स में होता है, ठीक है। डार्क मोटलिंग पेल, ठीक है, हो रहा होता है। इसके अंदर जो है अगर हम स्टेनिंग करें तो इसमें आता है, और ओक्लूडेड आर्टरी जो होती है वो भी आ रही होती है, शो हो रही होती है। तो जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द एरिथीमा। ठीक है, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, डेथ वगैरह भी होती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर कंसिडर किया जाता है उसमें ये एरिथीमा कंसिडर किया जाता है फॉर द 12 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। 4 to 4 आवर्स और 24 आवर्स की आप बात करें। फिर 1 to 3 डेज में क्या होता है, हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ बात करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, और ये जो है इन्फ्लेमेशन होती है न्यूट्रोफिल्स की, जिसके अंदर जो है वो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 to 14 डेज में, या 1 to 7 डेज की अगर बात करें, 1 या 2 हफ्ते की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3 डेज के बाद मैक्रोफेजेस, ठीक है। 1 to 3 डे में न्यूट्रोफिल्स, 3 to 14 डेज पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। इसके अंदर जो है वो फ्री वॉल रप्चर, जिसमें कार्डिक टेम्पोनार्ड, पेपिलरी मसल रप्चर भी हो सकता है, माइटर रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट जो फीचर है दे आर द फ्री वॉल रप्चर और कार्डिक टेम्पोनार्ड, ठीक है। ये पेपिलरी मसल रप्चर विद माइटर रिगर्जिटेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर द डिजीज, ठीक है। फिर अगर मैं उसकी एक और ये बात करूं कि इसके अंदर हमारे पास आहरी जो रह जाती है, आहरी इज द 2 weeks to several months, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसका एमसीक्यूज आता है। दूसरा ट्रू एनोरिज्म होता है, आउटवर्ड बर्जिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो स्कार बन जाता है, अब स्कार कंप्लीट हो जाता है, और उसमें ड्रेसलर सिंड्रोम भी आ जाता है और ट्रू एनोरिज्म भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये किसके साथ है, आहरी जो दो चीजें हैं वो फ्यू मंथ्स के साथ है, 2 weeks to several months की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रू एनोरिज्म उसके बाद ही होता है, जैसे ड्रेसलर सिंड्रोम और ट्रू एनोरिज्म एक ही चीज में ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, और न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस का भी पूछा जाता है। 0 to 1 to 3 डेज में क्या है, 3 to 14 डेज में क्या आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो स्टार्स आ जाते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं ईसीजी की बात करूं, तो ईसीजी में हमारे पास कौन कौन सी लीड्स होती हैं, क्या बता दूं। न्यूट्रोफिल्स का बता दूं, 1 to 3 डेज में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 3 to 14 डेज में मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो कंप्लीट स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ईसीजी की लीड्स बताइएगा मुझे। Chest leads V1 to V6, ओके, limb lead 1 to 1, ठीक है, या BPS। ठीक है। और जो ईसीजी में हमारे पास शो हो रहे होते हैं मेनली, लीड 1 2 3 शो हो रही होती है, और चेस्ट लीड शो हो रही होती है V1 से लेके V6 तक, ठीक है। अब इसमें जो लीड होती है 2 3 AVF जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होता है, दैट इज फॉर द इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो आर्टरीज हैं वो हार्ट की किधर किधर होती हैं, तो उससे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। जो तो मेन जो चीज है वो दिस इज द वन राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द अदर वन इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये एक मार्जिनल आर्टरी की ब्रांच देती है। ठीक है, ये मार्जिनल आर्टरी जा रही होती है। दूसरा राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की ब्रांच देती है। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी यहाँ से होती हुई पीछे चली जाती है और दो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स के दरमियान सप्लाई कर रही होती है। फिर आ जाती है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किस किस में डिवाइड होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है और लेफ्ट जो है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है। आर्टरी वाइज जो एमसीक्यूज हैं वो तो हम वैसे थॉरेक्स में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे डिस्कस करने वाला या समझने वाली बात ये है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो इंफीरियर वॉल एमआई करती है। जब भी राइट कोरोनरी आर्टरी डैमेज होती है तो वो इंफीरियर वॉल, क्योंकि ये एक तो ये मार्जिनल आर्टरी देती है और दूसरा ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देती है, तो ये जो है वो क्या करती है, इंफीरियर वॉल को कवर करती है मेनली। और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो इंफीरियर वॉल एमआई देती है। फिर जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसको आप देख रहे हो कि ये एंटीरियर चलती हुई आ रही है, इसके नाम में भी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है ये एंटीरियर वॉल एमआई करती है। ठीक है, इसकी ओक्लूजन जो है एंटीरियर वॉल एमआई करती है और उसमें जो लीड्स आती हैं वो V1 से लेके V6 लीड्स आती हैं, जो हमारी इंटीरियर वॉल की एंटीरियर चेस्ट की लीड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है लैटरल वॉल एमआई। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है ये लैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, मेनली ये लैटरल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर कर रही होती है। ठीक है, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लैटरल सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है उसके नाम में लिखा हुआ है कि एक तो ये लैटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करती है, इसीलिए ये लैटरल वॉल एमआई करेगी। ठीक है, तो लैटरल वॉल एमआई हमारे पास कौन सी करेगी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और इसमें लीड्स कौन सी आ जाएंगी? वन एवीएल आ जाएगी और 5 और 6 इसमें भी आ सकती हैं। ठीक है, लीड 5 और 6, V5 एंड V6, और 1 और एवीएल जो है वो आ जाती है लैटरल वॉल में, 2 3 AVF जो आ जाती है इंफीरियर वॉल में, और इंटीरियर वॉल में हमारे पास आ जाती है लीड V1 to V6, मेनली हमारे पास V1 से V4 आ जाती है। ठीक है, और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये मार्जिनल आर्टरी देती है। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर गिविंग सप्लाई टू द एवी नोड फिर ये मार्जिनल आर्टरी की तरफ जाती है। एक बात, दूसरी बात ये कि बल्कि सॉरी इसमें ये है कि ये मार्जिनल आर्टरी पहले फिर वो एवी नोड को सप्लाई देती है। ठीक है, एक ये बात एमसीक्यूज में बाज आता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर गिविंग इस ब्रांच टू द मार्जिनल आर्टरी सप्लाइज व्हाट, तो वो एवी नोड होता है। फिर उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पोस्टीरियर वॉल पे होती है। ठीक है, और ये दो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में होती है। फिर इनके साथ जो है वो वेन्स का पूछा जाता है, तो ये हम थॉरेक्स में डीपली इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एमआई के हिसाब से कि कौन सी जगह कौन सी वॉल को कवर करती है और उसकी लीड्स कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है लीड्स और उसकी वॉल्स की? मैम ए बी नोट का कौन सा ट्राई करेगा? एवी नोट पे ये एमसीक्यूज आता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर गिविंग इस ब्रांच टू मार्जिनल आर्टरी सप्लाइज एवी नोट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है कि राइट मार्जिनल आर्टरी आफ्टर आफ्टर गिविंग इट्स नहीं, राइट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर गिविंग इट्स ब्रांच टू द मार्जिनल आर्टरी सप्लाइज व्हाट, तो वो एवी नोट होता है। ठीक है, ऐसे नोड और जो एवी नोड होता है ना वो मेजरली जो है मेजरली इस राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, जो इंटीरियर अगर मैं बात करूँ इंटीरियर सेप्टम की या इंटीरियर वॉल की या मेन मेजर एरिया इंटीरियरली जो कवर कर रही होती है वो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कवर कर रही होती है। ठीक है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की इटसेल्फ ब्रांच है। तो इंटीरियर जो भी एमसीक्यूज मेनली आएंगे वो आएंगे ये लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के। ठीक है, और जो लैटरली आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो हैं विद आर्टरीज आते हैं और उसी में ही आपको एमआईज देखने हैं। इसके साथ वेन्स का आता है लेकिन वो हम थॉरेक्स में उसको करेंगे। ठीक है, वहां पे उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाते हैं हार्ट ब्लॉक्स। ठीक है, अब हमने एमआई पढ़ लिया हार्ट ब्लॉक्स का। सिंपल 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 सा तरीका ये है कि जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होगा, पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले सुन लें फिर मैं पिक्चर वाइज दिखाती हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें क्या होगा, पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो लंबा 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 जो है वो होता जाएगा। ठीक,
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में दो टाइप्स होती हैं, मोबिट्स टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, जो मोबिट्स टाइप 1 है उसके अंदर क्या होता है कि पीआर इंटरवल तो प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन एक एक ड्रॉप बीट आने लग जाती है। एक ईसीजी का पैटर्न चल रहा होता है, उसके बीच में एक ड्रॉप बीट, फिर थोड़ी देर ईसीजी का पैटर्न चलता है, फिर ड्रॉप बीट। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन भी होती है और ड्रॉप बीट्स भी आ रही होती हैं। लेकिन जो हार्ट ब्लॉक होता है सेकंड डिग्री का, मोबिट्स टाइप 2, उसके अंदर क्या होता है, उसमें पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है लेकिन ड्रॉप बिट्स आती रहती है। ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, टाइप 1 में क्या पड़ा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। ठीक है, टाइप 2 के अंदर क्या पड़ा, टाइप 2 की मोबिट्स टाइप 1 में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल अलोंग विद द बीट ड्रॉप। ठीक है, और टाइप मोबिट्स टाइप 2 के अंदर क्या पड़ा, मोबिट्स टाइप 2 में ओनली ओनली बीट ड्रॉप आती है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल नहीं आता। फिर जो आखिरी रह जाता है हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एक तो उसमें कोई एसोसिएशन नहीं आ रही होती है हमारे पास, कोई करंट सीधी नहीं आ रही होती है, एसए नोड एवी नोड की कोई अच्छी खासी एसोसिएशन नहीं आ रही होती। और दूसरा, उसके अंदर जो एट्रियल रेट है, एट्रिया बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है रादर देन द वेंट्रिकल। क्योंकि अगर ये बात कर रही हूँ कि एसए और एवी नोड के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं आ रही, तो मुझे आप बताएं कि करंट होगी उसमें फिर पास आउट करने के लिए वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए? नो। नहीं होगी। तो नो। जब वो उसमें करंट ही नहीं आनी है, कोई एसोसिएशन ही नहीं आनी है एवी और एसए नोड्स के दरमियान, तो फिर वो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? इसीलिए जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स हमारे पास आते हैं, दे हैव व्हाट, दे हैव एट्रियल रेट हायर देन द वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, तो ये हमेशा बात याद रखनी है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास ये हो जाता है। अब अगर हम इसे पिक्चर वाइज में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, हार्ट ब्लॉक्स की जो है वो टाइप्स के साथ। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है जिसके अंदर क्या है, पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में टाइप 1 अगर मैं बात करूं, या वीक बैश या मोबिट्स टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। जैसे अब ये पीआर इंटरवल जो है, यहाँ से अगर मैं देखूं, ये पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, इरेगुलर है, ठीक है, प्रोलॉन्ग है। और साथ में क्या है, इसमें एक ड्रॉप बीट आ गई है। ठीक है, ये ड्रॉप बीट आ गई है, तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग के साथ जो है वो फर्क है पीआर इंटरवल में, और जो ड्रॉप बीट है वो भी है, तो दैट इज द मोबिट्स टाइप 1। लेकिन जो सेकेंड डिग्री ब्लॉक के अंदर मोबिट्स टाइप 2 होती है, उसमें रेशो एक कॉमन रहती है। ठीक है, पीआर इंटरवल जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, नो पी वेव्स देन क्यूआरएस, मोर पी वेव्स देन क्यूआरएस, लेकिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ड्रॉप बीट्स आती हैं। ठीक है, पीआर इंटरवल सेम रह रहा होता है, ये आप देखेंगे कि ये पीआर इंटरवल जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन जो है वो क्या है, फर्क क्या है, ड्रॉप बीट का होंगे। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई एसोसिएशन नहीं होती है। ठीक है, रिदम रेगुलर होता होता है लेकिन पीआर इंटरवल नहीं होता, और उसके बाद क्यूआरएस के साथ पी वेव को एसोसिएट भी नहीं करते। और तीसरी बात ये, इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है और वेंट्रिकल का रेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो टाइप 1 होती है उसके अंदर भी कुछ नहीं करना होता है, टाइप 2 के अंदर भी मेनली हमने कुछ नहीं करना होता। ठीक है, टाइप 3 में जाके हम जो है वो करते हैं इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, उसमें हम मेडिसिन भी देते हैं, और arrhythmias के ये हार्ट ब्लॉक के लिए हम फिर फर्दर ट्रीटमेंट भी करते हैं, फिब्रिलाइजेशन वगैरह, जो भी फिब्रिलेशन वगैरह जो करना होता है। ठीक है, तो वो डिटेल तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 में वो कैसे प्रेजेंट करता है, तो टाइप 2 और 3 में वो कैसे प्रेजेंट करता है। ओके, गॉट इट, ये समझ आ गई। ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, छोटी है पिक्चर वैसे तो। ये भी है एक पिक्चर जिसके अंदर वो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग को ग्रीन में दिखा रहा है, फिर प्रोग्रेसिव पीआर और ड्रॉप बीट को दिखा रहा है, फिक्स पीआर इंटरवल और ड्रॉप बीट को दिखा रहा है, और नो रिलेशन बिटवीन द पी वेव एंड क्यूआरएस जो है वो थर्ड डिग्री में आता है, जिस द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है, हार्ट ब्लॉक्स समझ आ गए हैं। हार्ट ब्लॉक्स में यही एमसीक्यूज आते हैं विद द हिस्ट्री के, वो ईसीजी उसकी आई है तो पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया है, तो क्या होगा,
सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो कौन सा टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक होगा? टाइप 1। टाइप 1। फिर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया और एक ड्रॉप बिट आ गई है तो मोबिट्स टाइप टाइप 1। 2। टाइप 1। पीआर इंटरवल फिक्स हो गया और ड्रॉप बिट हो गई है तो टाइप 2। मोबिट्स टाइप 2। टाइप 2। बिट्स टाइप 2। And then in the last, there is no association with P and QRS, and atrial टाइप 3। टाइप type 3. Atrial rate is greater than ventricular rate. ठीक है। तो ये चीजें जो है वो मेनली है। फिर इसके बाद हम करते हैं एंडोकार्डाइटिस को डिस्कस। अब एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमारे पास जब आता है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास जो मेन चीजें आ जाती हैं वो क्या आती हैं कि उसके ऑर्गेनिजम्स पूछते हैं। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि अगर कोई डिजीज्ड वॉल्व लगा हुआ है, मतलब कि सिंथेटिक वॉल्व लगा हुआ है अगर आपकी बॉडी में, ठीक है, हार्ट में फॉर एग्जाम्पल, तो उस पे कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर कोई हार्ट डिजीज, हाँ, डिजीज एसोसिएटेड हार्ट नहीं है तो उस पे कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्ट कर सकता है एंडोकार्डाइटिस करने के लिए। फिर उसमें क्या पूछते हैं कि अगर मैं ये बात करूं कि सबसे मेन कॉमनली क्या करता है, आईवी ड्रग यूजर्स क्या करते हैं, तो उनमें कौन से वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं और उसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो ये जो कुछ चीजें हैं वो एंडोकार्डाइटिस में आती हैं। फिर उसमें एंडोकार्डाइटिस के हम फीचर्स अगर देख लें, सबसे पहले तो कौन से फीचर्स होते हैं एंडोकार्डाइटिस में, हमारे पास फीवर्स होते हैं, रॉथ स्पॉट्स, ऑसलर नोड्स, जेनवेलियंस, ठीक है, नीमिया, नेल बेड हेमोरेजेस, मरमर जो हैं, ये सारे हमारे पास एंडोकार्डाइटिस के फीचर्स आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो जो हार्ट जो डिजीज्ड नहीं होता उसमें सबसे ज्यादा कॉजिंग कौन सा होता है, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। याद रखना, जिस भी हार्ट में डिजीज नहीं होगी और सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछेंगे एंडोकार्डाइटिस का, दो स्टेफ ऑरियस होगा। लेकिन ऐसा एंडोकार्डाइटिस जो कि एक तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करे, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करे या डिजीज्ड हार्ट पे एंडोकार्डाइटिस करे, तो वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तो ये याद रखनी है दो चीजें कि अगर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, एक्यूट हार्ट है, क्लियर हार्ट है, तो उसके ऊपर क्या है, स्टेफ ऑरियस एक्ट करेगा। लेकिन डिजीज है तो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होगा और वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है वो आईवी ड्रग यूजर्स के साथ है, ठीक है, उसमें भी स्टेफ ऑरियस में भी आ रहा होता है, ठीक है। जो ड्रग यूजर्स होते हैं वो उनके अंदर जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो प्रोस्थेटिक वाल्व होते हैं उसपे कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस। वेरिडेंट। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस है। एपिडर्माइडस के अंदर क्या है कि उसमें क्या है कि जो प्रोस्थेटिक वॉल्व वगैरह होंगे उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस में भी ड्यू टू हैसिड नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस भी पूछता है, जैसे हीमोफीलियस में हो गया, एग्रीबैक्टर में हो गया, ठीक है, कार्डियोबैक्टीरियम, क्लिंगनेला, ठीक है, ये बहुत कम पूछते हैं। फिर एक एमसीक्यूज आता है जो लिबमैन इन्वॉल्वमेंट है। लिबमैन मेनली माइट्रल एओर्टिक वॉल्व को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और दूसरा ये एसएलई के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लिबमैन एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। लिबमैन एंडोकार्डाइटिस जो है वो एसएलई के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लिबमैन सैक उसका नाम है फुल, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो स्मॉल वेजिटेशंस बनती हैं, स्मॉल एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको पता है ना वेजिटेशंस बन जाती हैं, इरेगुलर वेजिटेशंस वगैरह। तो जब कोई, सॉरी, स्मॉल वेजिटेशन का एमसीक्यूज आया आपके पास तो वो लिबमैन में बनती हैं, ठीक है। और लार्ज इरेगुलर वेजिटेशन के जब एमसीक्यूज आए तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को लगाना, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान करनी है कि अगर वो स्मॉल वेजिटेशन का पूछा तो हाँ फिर आप लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो लार्ज वेजिटेशन का पूछा तो लार्ज वेजिटेशन बनती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में कौन सा है, स्टेफ ओरियस। स्टेफोरियस, ठीक है। सब एक्यूट में कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है। और प्रोस्थेटिक वॉल्व में कौन सा है, एपिडेमिस। एपिडर्माइड। स्टेफोपेडर्मस, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व किन में होता है, स्टेफ ऑरियस आईवी ड्रग। आईवी ड्रग। एंड आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो लिबमैन सैक किसके साथ इन्वॉल्व है,
SLE के अंदर S और L से याद रख लो, लिबमैन सैक LS। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो। दूसरा वेजिटेशंस के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो लार्ज वेजिटेशंस किस में है? Infective endocarditis. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंड स्मॉल फ्लैट स्मॉल वेजिटेशन, Libman. लिबमैन। लिबमैन सैक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, अगर मैं बात करूं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो उसके अंदर जो है वो मेजर एंड माइनर लीजन्स आती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे पूछते तो नहीं है। ठीक है, तो लीजन्स जो हैं वो सारी यही हैं जो रॉट स्पॉट्स हैं या ये हैं, लेकिन इनके जाहिर है इन दोनों के जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है और अगर मैं बात करूं रूमेटिक हार्ट डिजीज की, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो इसके क्राइटेरिया जो है वो काउंटर हम करते हैं। ठीक है, तो मेजर क्राइटेरिया जो इसके अंदर काउंटर किया जाता है, उसके अंदर या तो ब्लड कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए या कोई एविडेंस होना चाहिए कि एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, मेजर क्राइटेरिया में। ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए, ब्लड कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के लिए आपके पास, या फिर आपको एविडेंस होना चाहिए कि कोई एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है। फिर जो माइनर क्राइटेरियाज होते हैं उसमें ये वेस्कुलर फिनोमेना जिसके अंदर एम्बोलाइज वगैरह बनते हैं, इंफाक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, पेनलेस स्किन लीजन्स हो जाती हैं, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना भी हो सकता है जिसके अंदर पेनफुल नोड्स रॉट स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस भी होता है जिसमें पॉजिटिव ब्लड कल्चर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो फीवर, आईवी ड्रग यूजर्स की बात आ जाएगी, फीवर की बात आ जाएगी। ठीक है, वेस्कुलर फिनोमेना आ जाएगा, और इसी तरह ये रॉट स्पॉट्स, जनरली नॉसलर नोड्स, ये सारी चीजें जो है वो माइनर क्राइटेरिया में आ जाती हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर या तो दो मेजर क्राइटेरिया हो जाए, दोनों ही मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या एक मेजर और तीन माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो जाए, या पांचों के पांचों माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो तीनों सूरतों में फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। कैसे कि एक दो मेजर क्राइटेरियाज पॉजिटिव हो जाएं, या एक मेजर और तीन माइनर क्राइटेरियाज पॉजिटिव हो जाएं, या पांचों के पांचों माइनर क्राइटेरियाज पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जिसके अंदर वो मेजर और माइनर्स को पूछेगा कि मेजर कौन से, मेजर में कौन सी हैं, दो चीजें हैं बस मेजर में, कि एविडेंस हमें मिल जाए एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट की, दूसरी ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिल जाए। अगर ये दोनों मेजर पॉजिटिव हैं तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, फाइनल डायग्नोसिस है। अगर एक मेजर मिलता है तो तीन हमें माइनर मिल जाए, फीवर मिल जाए, वेस्कुलर फिनोमेना मिल जाए, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना मिल जाए। ठीक है, तो फिर हम उसके अंदर चले जाएंगे कि हाँ चलो सही है, ठीक है, अब एक मेजर और तीन माइनर चीजें मिल रही हैं। लेकिन अगर पांचों, अगर ये भी ना हो तो पांच माइनर, पांच की पांच माइनर चीजें, जैसे आईवी ड्रग की हिस्ट्री मिल गई है, टेम्प फीवर रेज है, ठीक है, रॉट स्पॉट्स भी हैं, उसमें नोड्स भी हैं, जेमिलियंस भी हैं, इम्यूनोलॉजिकली भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और रीनल कोई प्रॉब्लम भी साथ में एडअप हो रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ले जाएंगी हमें डायग्नोसिस की तरफ, अगर पांच माइनर भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है वो यही है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। ठीक है, तो अगर आपसे क्राइटेरिया के बारे में पूछें तो आपको क्राइटेरिया का भी पता होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स के अलावा, कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है टू डायग्नोज द एंडोकार्डाइटिस। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, रिमेटिक फीवर। तो रिमेटिक फीवर का क्या क्राइटेरिया, उसे हम क्या कहते हैं, रिमेटिक फीवर के क्राइटेरिया को क्राइटेरिया। Jones जो criteria. जॉन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जो रूमेटिक फीवर का क्राइटेरिया है वो अपने नाम में ही लाई करता है, जॉन्स क्राइटेरिया। जे फॉर जॉइंट्स होता है, ओ जो है वो हार्ट की तरह ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो हार्ट की तरह ड्रॉ जो किया जाता है, ओ से जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स को वो रिलेट करता है, ओ लुक्स लाइक अ हार्ट। ठीक है, तो मायोकार्डाइटिस कह सकते हैं। एन से जो है वो हमारे पास सबकट, सबक्यूटेनियस या सबकट नोड्यूल्स उसको कहा जाता है। ठीक है, ई से रिदमा मार्जिनेटम होता है, और एस से जो है वो सिद्धनाम कोरिया होता है। ठीक है, सिद्धनाम कोरिया, और ई से रिदमा मार्जिनेटम। ठीक है, रिदमा मार्जिनेटम याद रखना है। रिदमा नोड्यूजम किस में होता है? ऐसा नहीं। हाँ, सली में हो सकता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये जो है वो जॉन्स क्राइटेरिया होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के क्राइटेरिया को हम ड्यूक्स क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने नाम में लाया करता है। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि जो जॉन्स क्राइटेरिया है इसके अंदर मेजर पॉइंट्स कौन से हैं। फिर उसके बाद अगर मैं माइनर पॉइंट्स की बात करूँ तो उसमें क्या आ जाता है, फीवर आ जाएगा। ठीक है, फीवर आ जाएगा, और फील से याद कर सकते हैं, फील के अंदर फीवर आ जाएगा, एलिवेटेड ईएसआर एंड सीआरपी आ जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस आ जाएगा, और आर्थरेल्जिया, फील एपी, आर्थरेल्जिया एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, फील एपी। ठीक है, या फ्लैप, या जो भी फ्लैप के साथ अगर याद करना चाहें तो इस तरह याद करने। फ्लैप के निमोनिक से क्या है, FLAPE। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, फीवर आ जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस आ जाएगा, आर्थरेल्जिया आ जाएगा, प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल आ जाएगा, एलिवेटेड ईएसआर एंड सीआरपी आ जाएगा। तो ये जो फ्लैप का अगर मैं निमोनिक बोलूं तो उसके अंदर भी आप याद कर सकते हैं माइनर क्राइटेरिया को, और दूसरा क्या है, जॉन्स फॉर द मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, तो जो रूमेटिक फीवर में हम काउंट करते हैं, हम सबसे ज्यादा जो है वो फ्रेंजाइटिस के बाद इसको काउंट कर रहे होते हैं। और उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो में हम कर चुके हैं। माइक्रो की थी आपने मेरे साथ? Yes. ओके, बताएं फिर माइक्रो। यस मैम। बताएं जी, ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वॉल्व होते हैं फॉर से इन रोमेटिक फीवर डिजीज। पेशेंट को फ्रेंजाइटिस हुआ है और उसके बाद आपके पास पेशेंट आ गया है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है? Streptococcus स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रुप, pili beta. ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस। या हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई किसमें होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। ठीक है, वेरी गुड, मेनिंजाइटिस। इसके अलावा माइट्रल वाल्व ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं रोमेटिक फीवर के साथ, और इसके अंदर जो है वो शॉफ बॉडीज या एंटीशको सेल्स जो होते हैं वो इसमें अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये शो ऑफ करता है अपने आप को, तो उससे याद करें जो रोमेटिक फीवर का पेशेंट होता है उसमें एंटी शॉफ बॉडीज और एंटी शॉ सेल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में मोस्टली ये इन्वॉल्व होता है, हाइरोमेटिक फीवर। और इसके अलावा इसका क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता है। एडिशनली हम देखते क्या है कि एएसओ हम टाइटर्स देख रहे होते हैं एलिवेटेड। ठीक है, और डायग्नोसिस हमारी मेनली यही हो रही होती है कि हमने थ्रॉट कल्चर और रेज्ड एएसओ टाइटर्स देखने होते हैं, या दो मेजर क्राइटेरिया, या एक मेजर और दो माइनर क्राइटेरिया कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंसिडर करते हैं। और जो हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसके अंदर दो मेजर, एक मेजर, तीन माइनर, या हार्डली पांच माइनर, वो ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है। और जो रोमैटिक क्राइटेरिया ये जॉन्स क्राइटेरिया, और इसके अंदर या थ्रॉट कल्चर पॉजिटिव एथोटाइटस के साथ, और दो मेजर या फिर एक मेजर और दो माइनर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपने याद रखनी है कि क्या है कि जो हमारे पास आ जाता है रोमैटिक फीवर उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, और उसमें उसका क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का। ठीक है, और ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाई इन्वॉल्व होगा। इसके बाद पेरिकार्डाइटिस को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ उसने। तो पेरिकार्डाइटिस के अंदर वही है कि पीआर डिप्रेशन है, एसटी सेगमेंट इसमें वाइड स्प्रेड एसटी सेगमेंट सॉरी एलिवेशन के साथ ही आ रहा है, लेकिन पीआर डिप्रेशन के साथ आता है। मोर स्पेसिफिकली इसमें पीआर डिप्रेशन की वो बात करता है। ठीक है, पांच दफा किसी जगह पे एसटी डिप्रेशन की भी वो बात कर सकता है, तो उसके अंदर भी अगर शार्प पेन के साथ आए तो वो उसमें आपने देखना, क्योंकि मेनली जो है वो इसके अंदर पीआर डिप्रेशन के साथ वो बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। ओके फाइन। तो जो हमने एमसीक्यूज किए लाइक वीएसडी एएसडी, उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो लेट साइनोटिक डिजीजेस होती है बाज दफा उन्हें ए साइनोटिक डिजीजेस भी कहा जाता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट सबसे कौन सी होती है? पीएचडी। बीएसडी। ठीक है, बीएसडी, फिर एएसडी, और फिर पीडीए, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, फिर कार्डिक टेम्पोनार्ड जो होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में हमारे पास उसके फीचर्स होते हैं, लाइक कार्डिक टेम्पोनार्ड में हमारे पास फीचर क्या होते हैं, उसे कहते हैं बैक ट्रायड।
ठीक है, बैक्ट्रायड, BECK, बैक्ट्रायड। कार्डिक टैम्पोनार्ड का फीचर क्या है, उसके अंदर एक हमारे पास हाइपोटेंशन आती है, नेक वेन्स जो होती हैं वो डिस्टेंडेड आती हैं और डिस्टेंडेड हार्ट साउंड आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कार्डिक टैम्पोनार्ड के, ये आपको रफी में भी मिलेंगे। हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट की वेन्स जो है वो JVP रेज्ड होगी, उसकी जो नेक डिस्टेंडेड वेन्स नजर आ रही होगी आपको, और दूसरा डिस्टेंट हार्ट साउंड्स भी जो है वो सुनाई देंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है कार्डिक टेम्पोनार्ड का। एक और चीज होती है, दैट इज द पल्सस पैराडॉक्सिस, जो कि कार्डिक टेम्पोनार्ड के साथ एसोसिएशन में आती है, उसकी ही आगे से फॉर्म आती है। तो पल्सस पैराडॉक्सिस जो है वो कार्डिक टेम्पोनार्ड में क्या शो करती है कि जो सिस्टोलिक BP होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है बाय इंक्रीज इन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब भी हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, एयर अंदर इंस्पायर करते हैं, तो 10 mmHg राइज होने पे सिस्टोलिक BP जो है वो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 10 mmHg से ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक BP डिक्रीज होता है बाय ग्रेटर देन 10 mmHg, 10 से भी ज्यादा। जब वो नॉर्मल आप पेशेंट को चेक कर रहे होंगे तो आपका BP कुछ और आ रहा होगा, जैसे 120/80 आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको पता है सिस्टोलिक इसमें 120 है। जैसे उसको हम कहेंगे कि लंबा सांस लें, तो वो सांस लेके जब अंदर रोकेगा तो उससे क्या होगा कि BP जो सिस्टोलिक है वो 130 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पल्सस पैराडॉक्सिस कहते हैं। और पल्सस पैराडॉक्सिस जो है वो कार्डिक टेम्पोनार्ड का फीचर है। ठीक है, कार्डिक टेम्पोनार्ड हमने कौन सी स्टेज ऑफ पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन में पढ़ी थी? वीक्स में, सॉरी मंथ। 7 days, before to 7 days. हाँ, ठीक है, 4 to 7 डेज के अंदर हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर वो कार्डिक टेम्पोनार्ड की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, या 14 डेज तक। ठीक है, और उसमें क्या होता है पॉजिटिव, क्या चीज आ रही होती Scar, है? मैक्रोफेजेस, macro, मैक्रोफेजेस। 1 to 3 डेज में क्या आते हैं? neutrophils. न्यूट्रोफिल्स, वेरी गुड। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, फिर उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर के MCQs आते हैं। फ्लटर का जो आएगा वो आपके पास सात तो पेरेंट्स का आएगा। ठीक है, सिंपल एज वेल। जो ज्यादा MCQs आपके पास फ्लटर और फिल्टर में आने वाले हैं, वो एट्रियल जो है वो ये फिब्रिलेशन और फ्लटर के दरमियान जो आने वाले हैं वो कौन से हैं? एट्रियल फ्लटर के, और वो है सात पेरेंट्स। एट्रियल फ्लटर में आपके पास जो है वो ज्यादातर सातों तो पेरेंट्स आती है। ठीक है, वो इसी तरह ही लिखेंगे कि सातों तो पेरेंट्स के साथ आ गया एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फिब्रिलेशन का जो MCQs आएगा उसमें इरेगुलरली इरेगुलर इंटरवल आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इरेगुलरली इरेगुलर इंटरवल। ये इरेगुलरली इरेगुलर रेट एंड रिदम जो आ रहा है, ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में आता है। और जो हमारे पास एट्रियल फ्लटर आता है उसके अंदर हमारे पास क्या है? सात तो पेरेंट्स है। एट्रियल फ्लटर के अंदर 4:1 का पैटर्न आता है, P वेव्स आ रही होती हैं। ठीक है, 4 P वेव आती हैं, एक QRS आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सात कहा जाता है। ये मैं आपको इधर पिक्चर्स भी अब साथ दिखा देती हूँ, ताकि उसको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ आ जाए। अब आप ये देखें कि एट्रियल फ्लटर में क्या है? सात पेरेंट्स है और 4:1 है। एक P वेव, दूसरी P वेव, तीसरी चौथी P वेव और एक QRS। फिर ये फिर आ गई 4 P वेव्स आ गई और एक QRS आ गए, फिर P वेव्स आ गई, फिर एक QRS आ गए। तो 3:4:1 के हिसाब से जो आ रहा होता है वो हमारे पास ये सातों तो पेरेंट्स आ रही होती है। और ये जो है वो एट्रियल फ्लटर की आ रही होती है। ठीक है, ये वाली एट्रियल फ्लटर नहीं है, वो जो पिछली हमने देखी थी वही एट्रियल फ्लटर थी। ठीक है, तो एट्रियल फ्लटर की जो है वो ये सात पेरेंट्स आती है। और दूसरा क्या है? 4 और 4:1 का जो है वो हमारे पास इसमें आ जाता है। फिर अगर मैं बात करूं एट्रियल फिब्रिलेशन की, जब एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करते हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या आता है? इरेगुलरली इरेगुलर रेट एंड रिदम आता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस चेक करें RR का, फिर यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया।
तो इरेगुलर जो रेट एंड रिदम आ रहा है दैट इज एसोसिएटेड विद द एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब याद रखिएगा, सिंपल एज वेल याद करने वाली चीजें ये हैं कि जो एट्रिया होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, उसमें ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये नैरो डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके साथ एसोसिएटेड होता है? जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है तो ये किस, इसमें क्या हो रहा होता है? वेंट्रिकल Repolarization. वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। और पी वेव में क्या हो रहा होता है? Atrial depolarization. एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एंड पे क्या आ जाता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो ये जो चीजें हैं, जाहिर है जब एट्रियल इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो होंगे। तो एट्रियल डिजीजेज में आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो आएंगे। दूसरा फिब्रिलेशन में इरेगुलर इरेगुलर इंटरवल या रेट एंड रिदम की वो बात करेगा, और दूसरा जो है वो क्यूआरएस जो है वो नैरो डाउन होगा। और एट्रियल फ्लटर में आपके पास क्या मिलेगा? हमारे पास, सॉरी, व्हाट वी विल हैव, फ्लटर में क्या होगा हमारे पास? Short orthopedness होगी. ठीक है। फिर उसके बाद आता था हमारे पास, एक आता है प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। जिसे हम एक्सवीटीज भी कहते हैं, ठीक है। ये होती है प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में क्या होता है कि इसमें रिकरेंट री एंट्री ट्रैक होते हैं। कि एक जो नॉर्मल ट्रैक एस ए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज वगैरह से जाके ये जो परकंजे सिस्टम तक जा रहा होता है, इसके अलावा एक और री एंट्री ट्रैक आता है, ठीक है। इसकी अलग से एक एंट्री हो रही होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो री एंट्री ट्रैक होता है वो एवी नोड पे होता है। एवी नोड से आगे फिर एक और ट्रैक नया भी शुरू हो जाता है साथ में, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ऑनसेट ऑफ पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस, डायफोरेसिस हो सकती है, ठीक है। तो री एंट्री ट्रैक के साथ अगर वो बात करेगा तो वो मेनली सुप्रावेंट्रिकुलर जो है वो टेकीकार्डिया की बात करेगा, ठीक है। और जिसके अंदर री एंट्री ट्रैक होता है, और दूसरी क्या बात आ जाती है, इसके अंदर ए बी नोड मेनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये तो वो थे जो हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास एमसीक्यूज वाइज, जिसके अंदर हमारे पास नैरो कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है। फिर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, दे आर द वाइड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया, जिसके अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर। अब आपको पता है कि जो एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, मैं चार्जर साथ लगा लूं। अच्छा, जो वेंट्रिकल, आपको पता है कि जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है वो किससे शो होती है इन ईसीजी? क्यूआरएस। क्यूआरएस के साथ, ठीक है। एंड कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बाय, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज बाय एसटी वो सेगमेंट। segment है, C segment. एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एसटी सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आता है आपको बस। तो उसमें क्या है कि जब हमें ये दो चीजें आ जाए तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब भी जाहिर है कि वेंट्रिकल का मसला होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड होगा। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ टेकीकार्डिया आएगा। अब जो वेंट्रिकल के प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें मेनली ये याद रखिएगा कि जो वेंट्रिकल इश्यूज है ना उसमें अगर मैं बात करूं तो मेनली ये चीजें आती हैं कि उसमें कोई रिदम अच्छा नहीं आ रहा होता। जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है उसमें तो कोई किसी किस्म का रिदम नहीं होता।